हे स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक नया और बेसिक और इंटरेस्टिंग चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए, तो बात करते हैं पहले इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम को समझो। इक्विलिब्रियम समझने से पहले आप पहले रिवर्सिबल रिएक्शन को समझो। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? आपने सुना होगा क्लास 10th में, रिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन in which it can move both direction। वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, उन रिएक्शन को क्या कहते हो आप? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हो। जैसे कि बात करते हैं, देखो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को अगर मैं इसे हीट करूंगा तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अलोंग विथ CO2 गैस। तो इस रिएक्शन को देखो, एज अ कैल्शियम कार्बोनेट को एज अ रिएक्टेंट आपने लिया है। इस रिएक्टेंट को जब आपने हीट किया तो ये डीकंपोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के अंदर। लेकिन जब आप कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को वापस कंबाइन करवाते हो तो ये वापस क्या फॉर्म करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं। तो एक ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एंड प्रोडक्ट वापस कंबाइन होकर रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, उस सारी रिएक्शन को क्या कहते हो आप? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हो। इसमें जब रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हो? फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये जब कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट को, तो इसे आप क्या कहते हो? बैकवर्ड रिएक्शन कहते हो। तो द रिएक्शन वह रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में मूव करती है उसे क्या कहते हो आप? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हो। और देखिए एक और एग्जांपल है, जैसे कि हेबर प्रोसेस के बारे में आपने सुना होगा। N2 गैस प्लस 3H2 गैस आर गोज टू एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। और जब अमोनिया गैस का डीकंपोजिशन होता है तो वापस क्या मिल जाएगी आपको? 1 मोल N2 और 3 मोल हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो ये रिएक्शन भी क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखो, मान लो कि आपने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आप पानी भर रहे हो। ठीक है, इस कंटेनर में आप क्या कर रहे हो? पानी भर रहे हो। समझना इस चीज को। मान लो कि कंटेनर के अंदर जो आप पानी भर रहे हो, इस पानी के आने की रेट है, स्पीड है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितनी है? 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और यहां पर मैं छोटा सा होल करता हूं और यहां से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप बताओ मुझे, पानी के आने की स्पीड और पानी के वापस बाहर निकलने की स्पीड दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो बताओ इस कंटेनर के अंदर वाटर लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली बात है, पानी के आने की रेट ज्यादा है और पानी के बाहर निकलने की रेट कम है, तो वाटर लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। सही है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इस वाटर के बाहर निकलने की स्पीड है, इसे मैं कर देता हूं 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ध्यान से देखो, जिस स्पीड से वाटर आ रहा है उसी स्पीड से वाटर क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो क्या यहां पर वाटर का लेवल कंटेनर के अंदर क्या कोई चेंज होगा क्या? ऑब्वियसली बात है, नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखो, पानी तो आ रहा है ना, पानी आ रहा है और पानी बाहर भी निकल रहा है, प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन फिर भी वाटर का लेवल चेंज नहीं हो रहा है। इसी कंडीशन को क्या कहते हो आप? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हो। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए? रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसी चीज को क्या कहते हो आप? इक्विलिब्रियम कहते हो। जैसे कि देखो, अगर मैं लिखूं A गोज टू B एंड B फर्दर कन्वर्ट हो रहा है A के अंदर। मान लो कि T इज इक्वल टू किसी T टाइम पर इसके 5 मोल से इसके 3 मोल फॉर्म हो चुके हैं। मैं बोल रहा हूं, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन मान रहा हूं कि T इज इक्वल टू किसी T टाइम पर, T1 टाइम पर 5 मोल इसके A के हैं और 3 मोल B के फॉर्म हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्या कहता है? इक्विलिब्रियम ये कहता है कि
पर्टिकुलर टाइम पर जितने रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट के मोल उसी पर्टिकुलर टाइम में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होने चाहिए। मान लो कि अब इससे 5 से 4 मोल हो गए, कितने मोल हो गए, 4 मोल हो गए, मतलब कि एक मोल क्या हो चुका है, इसका डिकम्पोज हो चुका है। तो एक मोल क्या फॉर्म होना चाहिए था, बी फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन उसी टाइम पर बी वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ए के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो बताओ इसके वापस कितने मोल हो जाएंगे, 3, और इसके वापस कितने मोल हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ना, सही है। तो वो टाइम टी इक्विलिब्रियम, वो टाइम जहां पर प्रोडक्ट के जितने मोल रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं उसी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्टेंट के मोल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसी टाइम इंटरवल को क्या कहते हो आप, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हो। वापस बात करते हैं, देखो मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि किसी टी इक्विलिब्रियम टाइम पर इसके 5 में से अब बचे सिर्फ 4 मोल, तो एक मोल क्या हो चुका है, डीकंपोज हुआ। अगर इसका एक मोल डीकंपोज हुआ तो एक मोल क्या फॉर्म होना चाहिए, बी फॉर्म होना चाहिए। तो इसका भी कितना होना चाहिए था, 4 मोल होना चाहिए था। लेकिन उसी टाइम पर अगर बी वापस ए के अंदर कन्वर्ट हो चुका है तो इसके 4 से कितने बचेंगे, अब 3 मोल ही तो बचेंगे, क्योंकि जितना मोल ए ने बी को फॉर्म किया उतना ही वापस किसके अंदर चला गया है, ए के अंदर। और ए जैसे ही फॉर्म हुआ ये वापस कितना आ जाएगा, 5 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। यहां पर रिएक्शन तो कंटिन्यूअसली चल रही है, लेकिन इनके जो कंसंट्रेशन है, इसके जो मोल्स है वो क्या दिखेंगे आपको, कांस्टेंट दिखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट दिखेंगे, हमेशा सेम नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा कभी नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम 50% पर ही आए, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इसके इसके 99 मोल हो और इसका 1 मोल हो, इसका जैसे ही एक मोल फॉर्म हुआ है तो ये कितने होने चाहिए थे, ये 2 होने चाहिए थे, लेकिन उसी टाइम पर इसका एक मोल वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ए के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं कि 50% पर ही आए, ठीक है ना, ऐसा कभी जरूरी नहीं है, वो किसी भी कंडीशन पे आ सकता है। बस इक्विलिब्रियम का सिंपल सा फंडा इतना याद रखना है कि पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्टेंट के मोल अगर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर टाइम पर प्रोडक्ट के मोल वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाने चाहिए, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाने चाहिए। उसी को क्या कहते हो आप, इक्विलिब्रियम कहते हो। आई होप आपको इक्विलिब्रियम इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा। यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं मान लो कि एक फिल्म लगा दूं यहां पर, एक फिल्म का मतलब कि जो पानी आ रहा है उसको भी छुपा दूं और पानी जो बाहर निकल रहा है उसको भी छुपा दूं, तो वाटर को आप ध्यान से देखोगे उस टाइम पे तो आपको वाटर कैसा दिखेगा, अरे ये तो कांस्टेंट है, यहां पर तो कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन एक्चुअल में जब आप फिल्म हटाओगे तो आपको दिखेगा कि नहीं, पानी आ भी रहा है और पानी बाहर भी निकल रहा है। तो इक्विलिब्रियम वही होता है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपको रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट के जो मोल्स है वो हमेशा क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन चल रही होती है, रिएक्शन हमेशा क्या रहेगी, मूवमेंट पे ही रहेगी। तो यही क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर की। तो आयनिक इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा हम बाद में स्टडी करेंगे, उससे पहले मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं, तो चले इसे मैं रफ कर दूं, नोट करना हो तो कुछ नोट कर लो, अदरवाइज मैं रफ कर रहा हूं। चलिए तो देखो बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपको समझना होता है एसिड बेस कंसेप्ट। क्या समझना होता है आपको, एसिड एंड बेस कंसेप्ट। कुछ थ्योरीज है, मेनली हम 3 थ्योरी यहां पर स्टडी करते हैं, एक आरएनएस थ्योरी होगी, एक ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी होगी, एक लुईस एसिड बेस पेयर थ्योरी होगी। ठीक है, 3 थ्योरी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ये तीनों थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है कि कोई सब्सटेंस हमें जो दिया गया है वो एसिड है या बेस है, उसकी हमें डिटेक्शन, उसकी हमें पहचान कैसे करनी है, उसके बारे में ये थ्योरी हमें एक्सप्लेनेशन देती है। तो वही है एसिड बेस कंसेप्ट, और उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक पॉइंट ध्यान रखना आपको, इट कैन एक्सप्लेन एसिड एंड बेस, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ओनली in aqueous
मीडियम या फिर सॉल्यूशन। मतलब कि आरएनएस किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को तभी एक्सप्लेन करेगा जब वो सब्सटेंस किसके अंदर प्रेजेंट हो, एक्वस मीडियम के अंदर प्रेजेंट हो, मतलब कि वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, तभी ये उसके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। चलिए बात करते हैं एसिड और बेस क्या कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू आरएनएस एसिड वो होता है विच कैन स्पीसीज which can furnish or donate H plus ion in aqueous medium। मतलब कि वो सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम के अंदर H प्लस आयन को अगर डोनेट करता है वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, आपका एसिड कहलाता है अकॉर्डिंग टू आरएनएस। और अकॉर्डिंग टू आरएनएस बेस क्या कहलाता है, बेस किसे कहोगे, स्पीसीज विच कैन फर्निश और डोनेट OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम। मतलब कि वो सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम के अंदर OH माइनस आयन को डोनेट करता है उसे क्या कहोगे आप, बेस कहोगे। तो सिंपल सा कंडीशन है। आरएनएस क्या कहता है, एसिड वो होगा जो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन डोनेट करे, बेस वो होगा जो एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन को डोनेट करता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखो कुछ एग्जाम्पल है, मैं मान लो कि HCl लिया मैंने, HCl किस में लिया मैंने, एक्वस मीडियम में लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला इसने कि सिर्फ एक्वस मीडियम में ही किसी के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। एक्वस मीडियम में ये क्या करेगा, ये एक H प्लस डोनेट करेगा तो क्या बनेगा H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। तो एक्वस मीडियम के अंदर इसने H प्लस डोनेट किया, इस सब्सटेंस ने H प्लस डोनेट किया, तो ये कौन है आपका, ये है आपका एसिड। वो सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन को डोनेट करेगा वो कौन होगा, एसिड। सही है। अब देखो एक कंडीशन समझो, एक्वस एक्वस कब होता है, जब उसके अंदर पानी ऐड करो। तो पानी ऐड कर दूंगा तो कब क्या होगा, मतलब कि इसमें पानी ऑलरेडी ऐड है। तो इसको मैं एक और तरीके से लिख के बता रहा हूँ रिएक्शन को, इसको इस तरह से भी लिख के दिया जाता है आपको एग्जाम के अंदर कि H2O गैस प्लस H2O लिक्विड। देखो HCl गैस को जब वाटर के अंदर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो H प्लस डोनेट करेगा वाटर का ऑक्सीजन लोन पे देके वो H प्लस क्या करेगा, गेन कर देगा। क्या बनेगा यहाँ पर, सिंपल सा दिमाग लगाना, ज्यादा परेशान मत होना कि HCl ने जो H प्लस डोनेट किया ना वो H प्लस कौन ले लेगा, H2O गेन कर लेगा और क्या बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा एक्वस, और Cl माइनस क्या हो जाएगा, साइड में रह जाएगा, ठीक है, बाहर सॉल्यूशन आयन की फॉर्म में रहेगा सॉल्व वाटर के अंदर ही। तो इसे H3O प्लस को आप कहते हो हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ये जो H प्लस ने डोनेट किया है ना HCl ने, वो लेस स्टेबल है, वो कभी भी H प्लस की फॉर्म में इजीली प्रेजेंट नहीं रह सकता है, इसलिए ये H प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये है एक एसिड। मतलब कि इस रिएक्शन को मैंने दो तरीके से लिखा है, ठीक है, एक तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि HCl ने H प्लस डोनेट किया, Cl माइनस बनाया, ठीक है, और HCl ने जो H प्लस डोनेट किया वो H2 ने गेन कर लिया, क्या बनाया, H3O प्लस बनाया। तो इसे क्या कहते हैं आप, हाइड्रोनियम आयन, और Cl माइनस क्या रहेगा, सॉल्यूशन में आयन की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो एसिड क्या होता है, वो सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम के अंदर H प्लस आयन डोनेट करे वो क्या होते हैं, आपके एसिड होते हैं अकॉर्डिंग टू आरएनएस। और देखो और एग्जांपल की बात करते हैं। आपने H2SO4 के बारे में तो सुना ही होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये, अब बताओ कितना हाइड्रोजन इसके पास, दो हाइड्रोजन है ना, तो दोनों हाइड्रोजन को अगर ये डोनेट कर देता है तो 2H प्लस होगा और SO4 क्या होगा, 2 माइनस, ये भी एक्वस ये भी एक्वस। तो इस सॉल्यूशन ने क्या किया, इस H2SO4 ने क्या किया, इसने एक्वस मीडियम के अंदर H प्लस आयन का डोनेशन किया है, इसलिए ये क्या है आपका एक एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है। और देखो ये तो बात होगी एसिड की। बेस की बात करें, देखो जैसे कि मैं लिखूं NaOH, क्या लिख रहा हूं मैं, NaOH एक्वस लिख रहा हूं। NaOH एक्वस ने क्या देगा, Na प्लस देगा एक्वस, प्लस क्या देगा OH माइनस एक्वस देगा,
सही है। देखो इस सब्सटेंस ने क्या क्या है, सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन डोनेट किए हैं, इसलिए सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। समझ में आती बात। तो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस एसिड वो होगा जो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन डोनेट करे, और बेस वो होगा जो एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन का डोनेशन करता है। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए जल्दी से इन सारे एग्जांपल को नोट कीजिए। आई होप ये एग्जांपल समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर ये चीज कंडीशन, ये कंडीशन समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में वापस आप मैसेज डाल देना, मैं आपको इसका रिप्लाई वापस एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। चलिए तो बात करें आगे। देखिए तो एसिड वो होगा जो एक्वस मीडियम में, अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस एसिड वो होगा जो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन को डोनेट करता है, और बेस वो होगा जो एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन को डोनेट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एसिड और बेस थ्योरी अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस। लेकिन अभी हमने बोला था कि आर्रेनियस, देखो एक दो चीजें और समझा दूं। एसिड एसिड जो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो H प्लस आयन है ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लेस स्टेबल होता है। तो जब ये वाटर के अंदर जब ये एसिड H प्लस आयन देगा, वो H प्लस आयन क्या करेगा, वाटर इस H प्लस आयन को क्या करेगा, गेन कर लेगा और क्या बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, हाइड्रोनियम, क्या कहते हो, हाइड्रोनियम आयन कहते हो। इस हाइड्रोनियम आयन का एक जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, H2O होल X होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सब लोग कहते हैं H2O प्लस हाइड्रोनियम आयन होता है, यही अकेला हाइड्रोनियम आयन नहीं होता है। इस हाइड्रोनियम आयन का जो जनरल फॉर्मूला होता है H2 होल X। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जो H प्लस आयन डोनेट किया है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर में देखो क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा और दो क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर भी क्या आएगा, नेगेटिव, यहां पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी पॉजिटिव। तो ये जो H प्लस आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर X की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन का ये जनरल फॉर्मूला होता है। इसी तरह से जो बेस के अंदर OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है, ये OH माइनस आयन क्या करेगा, ये OH माइनस आयन वाटर के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन को अपने टुवर्ड्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका भी इस तरह से जनरल फॉर्मूला बन सकता है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमने अभी बोला कि आर्रेनियस एसिड और बेसिक कैरेक्टर को जब डिफाइन करता है तो सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर ही डिफाइन कर सकता है। तो इसकी ये क्या है, एक लिमिटेशन है, किसका फेलियर है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया, चलिए अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं इसकी लिमिटेशन। देखो लिमिटेशन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। थ्योरी वाला अगर क्वेश्चन है आपके पास, 11th बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, थ्योरी वाला अगर क्वेश्चन है तो वहां पर आपको ये चीज पूछ सकता है। ठीक है, इट कैन एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ओनली इन एक्वस मीडियम। सेकेंड, it cannot explain explain acidic and basic character of HCl gas, ammonia gas, BF3, AlCl3, BOH whole thrice एक्सेट्रा। ठीक है, ये
इनके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करता है आरएनएस। देखो HCl यहाँ पर क्या है, गैस फॉर्म में है। HCl जब गैस फॉर्म में होती है उसके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करता है। इसको वाटर के अंदर जब ऐड करोगे तभी उसके एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है आरएनएस, अदरवाइज नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि HCl गैस H+ आयंस कभी भी डोनेट नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। सेकेंड थिंग, NH3 गैस, इसका बेसिक कैरेक्टर होता है, इसको भी आरएनएस एक्सप्लेन नहीं करता है। BF3 और AlCl3 ये क्या होता है, लुईस एसिड बेस पेयर होते हैं। आपने अगर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर आपने सीखा होगा कि लुईस एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। देखो यहीं पे बात कर लेते हैं लुईस एसिड की। लुईस एसिड क्या होता है, विच कैन द स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर। वो स्पीसीज जो लोन पेयर गेन करते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, वो स्पीसीज क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। और वो स्पीसीज जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं, विच कैन डोनेट्स लोन पेयर, उसे क्या कहते हो, लुईस बेस कहते हो। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये दोनों चीज तो क्लियर होगी। चलो, तो लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होता है ये क्लियर हो गया। वो स्पीसी जो लोन पे एक्सेप्ट करता है वो तो लुईस एसिड हो गया, और वो स्पीसी जो लोन पे डोनेट करता है वो क्या हो गया, लुईस बेस हो गया। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास अमोनिया। क्या हो गया, अमोनिया। अमोनिया के जो नाइट्रोजन उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, इसलिए ये क्या है, लुईस बेस है। जबकि इसकी बात करते हैं AlCl3 की, तो AlCl3 क्या करता है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये क्या है, लुईस एसिड है। और ये लोन पेयर क्यों एक्सेप्ट करता है, तो इसके बारे में जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन इसका आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। आई होप ये दोनों चीज आरएनएस थ्योरी और लुईस एसिड बेस थ्योरी ये दोनों आपको अच्छे से कंप्लीट होगी। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो एसिड बेस थ्योरी का कंसेप्ट है जो है लास्ट और ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी, ठीक है, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है इससे और थोड़ा टिपिकल भी पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन है बहुत सिंपल। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।